विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र, वो भी वर्ष 2022-23 के लिए। हाँ साथियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 के विज्ञान विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देखें साथियों, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022-23 विषय विज्ञान और कक्षा 8। जो साथियों आपका पेपर होगा वह 42 नंबर का आने वाला है, ठीक है ना। किसी किसी जिले वाइज थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, वरना साथियों आपको इस प्रकार का यह पेपर देखने को मिलेगा। और समय इसमें होगा आपका 2.5 घंटे का देखने को मिलेगा कि 2.5 घंटे में आपको ये पेपर पूरा करना होगा। ओके, यहाँ पे छोटे मोटे में आपको निर्देश बताता हूँ। सबसे पहले जो आपके एग्जाम में आते हैं, फर्स्ट निर्देश क्या है, ये सभी प्रश्न करने क्या है, अनिवार्य है। और सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित हैं, ठीक है ना, सामने लिखे हुए अंक। तो साथियों इस वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। आपको सभी प्रश्न कराए जाएंगे और ये जो पेपर का पीडीएफ है ये भी आपको हमारे द्वारा दे दिया जाएगा। कैसे मिलेगा वो आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा, इसलिए अंत तक बने रहे। कक्षा 8 का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विज्ञान में आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोल रहा है, परजीवी यानी मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया कौन से परजीवी का वाहक है हमें बताना है। तो इसमें आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन सा साथियों, मादा एनाफिलीज मच्छर, इसमें आपका एकदम राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। याद रहेगा ना, अगर मान लीजिए ऑप्शन वाला ना आए और ऐसे पूछ ले तो भी आपको याद रहना चाहिए कि मलेरिया परजीवी का वाहक कौन सा है, मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक क्या है। तो आपके चैप्टर में भी बताया गया है सबसे मुख्य कारक क्या है, वह है घरेलू मक्खी। क्या है साथियों, घरेलू मक्खी द्वारा संचरणीय रोग सबसे अधिक फैलते हैं, तो यह है इसका मुख्य कारक। ऑप्शन ख आपका एकदम राइट हो जाएगा। ओके, इसके बाद बात करें साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है, आप पढ़े यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपको पता होगा साथियों, केवल धातु को ही पीटकर परिवर्तित किया जा सकता है। किसको, धातु को। तो यहाँ पर धातु कौन सी है साथियों, आप यहाँ देखें, सबसे पहले में क्या दिया है, जिंक, जो कि क्या है, धातु है। तो ये हमारा एकदम राइट हो जाएगा। फॉस्फोरस धातु नहीं है और सल्फर भी धातु नहीं है साथियों, ऑक्सीजन भी धातु नहीं है। ये क्या है, ये गैस है साथियों, तो ये नहीं होंगे। जिंक हमारा इसमें एकदम राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहा है कि टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है, जिस प्रक्रम द्वारा टेडपोल वयस्क में विकसित होता है उसका हमें नाम बताना है साथियों। तो इसमें आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा निषेचन हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, निषेचन, ठीक है। तो आपको याद रखना है। कायांतरण भी साथियों दे रखा था, तो आप इसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से विषैली गैस है। तो साथियों आपको पता होगा विषैली गैस है आपकी CFC। कौन सी है, CFC सबसे ज्यादा विषैली गैस है। और CFC आपके ऑप्शन में दिया गया है अ में, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड साथियों ऐसी फ्री जिनसे निकलती है जो कि क्या क्या करती है, ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है, इसलिए क्या है, सबसे विषैली गैस है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन नहीं है। नहीं है पूछा है साथियों, डीजल भी है, प्राकृतिक गैस भी है और पेट्रोल भी है। तो क्या नहीं है साथियों, लकड़ी नहीं है। लकड़ी क्या है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। ओके, तो आपका इसमें लकड़ी एकदम राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमें बोल रहा है निषेचन किसे कहता है, ये कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। तो साथियों इसमें आप सबसे पहले परिभाषा लिख देंगे निषेचन की। क्या लिखेंगे, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज के निर्माण की प्रक्रिया ही निषेचन कहलाती है। सिंपल सी है ना, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज के निर्माण की प्रक्रिया ही निषेचन कहलाती है। निषेचन 2 प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। कितने होते हैं साथियों, 2 होते हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। याद रहेगा, ओके, याद रखना है एग्जाम तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, वो बोल रहा है सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का नाम लिखिए। तो आप सबसे पहले सिंचाई की परिभाषा ये लिख देंगे, उचित समय पर विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। क्या, उचित समय पर विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। और सिंचाई की विधियां लिख देंगे आप 2, एक लिख देंगे छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। ओके, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र आपके एकदम राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 2 उदाहरण दीजिए, खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो 2 उदाहरण देने, तो खरीफ की फसल में आप दे देंगे धान और मक्का, रबी की फसल में हो जाएगा आपका गेहूं और चना, ठीक है साथियों। ओके, वीडियो आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दे साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कक्षा 8 के जो अन्य विषयों के जो पेपर आएंगे वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल सके, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग बताने, तो आप इसमें लिख देंगे सूक्ष्म जीवों के मुख्य 4 वर्ग हैं। वह है जीवाणु, कवक,
प्रोटोजोआ, शैवाल। कौन कौन से? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। तो उस सूक्ष्म जीव का नाम लिखना है जो क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण कर देता है। तो आप इसमें सिंपल सा लिख देंगे साथियों, राइजोबियम। क्या नाम है उसका? राइजोबियम, सूक्ष्म जीव का। ओके, राइजोबियम याद रहेगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें साथियों, वो बोल रहा है उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति अंशसंचारक है। तो प्लास्टिक की प्रकृति अंशसंचारक है, हमें पता है, लेकिन हमें उदाहरण देना है। तो आप इसमें लिख देंगे प्लास्टिक हवा और पानी से क्रिया नहीं करते, इसलिए प्लास्टिक की प्रकृति क्या है, अंशसंचारक है। ठीक है, उदाहरण में आपको मैं समझाऊं तो मान लीजिए हम क्या है, सालों साल बाल्टियों का इनका यूज करते हैं ना, लेकिन फिर भी क्या होता है, इन पर जंग नहीं लगता और वो खराब नहीं होती। तो वही क्या है, ये प्लास्टिक की प्रकृति कैसी हो जाएगी, असंचारक हो जाएगी। ओके, ठीक है, याद रहेगा। तो आपको इतना ही लिखना है कि प्लास्टिक हवा और पानी से क्रिया नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, वो बोल रहा रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो रेड डाटा पुस्तक की आप डेफिनेशन लिख देंगे, क्या है समझा देंगे। तो आप लिखेंगे रेड डाटा पुस्तक में संकटापन स्पीसीज का विस्तृत रिकॉर्ड रखा गया है। क्या साथियों, रेड डाटा पुस्तक में संकटापन स्पीसीज का विस्तृत रिकॉर्ड रखा गया है, या आप इसमें लिख देंगे। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, वह बोल रहा है प्रवास से आप क्या समझते हैं। प्रवास की डेफिनेशन बतानी है, तो सिंपल सा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। तो आप इसमें लिख देंगे व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने की क्रिया को प्रवास कहते हैं। क्या साथियों, व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने की क्रिया को प्रवास कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है व्याख्या कीजिए कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। व्याख्या करनी है, तो साथियों आप इसमें लिख देंगे सिंपल सा, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है कि वे जमीन फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। या आप लिख देंगे, आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। एक दो बार पढ़े, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है वर्णन कीजिए कि तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। तो साथियों आप इसको इसमें लिखना है, साथियों आप इसे समझ ले, आप खुद ही लिख ले। इसे विशेष प्रकार के इसलिए बनाते हैं कि वो जल में, साथियों जो जल होता है ना उसमें क्या है, उसके बहाव को कंट्रोल कर सके, उसमें डूब ना जाए, इस कारण उन्हें क्या है विशेष आकार से बनाते हैं कि जल पर वो क्या है इस प्रकार से, जैसे नाव होती है ना, आपने देखी होगी इस प्रकार से, तो क्या है उसकी पानी में तैर सके, डूब ना जाए साथियों, उसका बैलेंस बना रहे, है ना, इसलिए विशेष आकार का उन्हें बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 17 आता है संकटापन एवं विलुप्त स्पीसीज में अंतर लिखिए। तो काफी इंपोर्टेंट पर्सन है साथियों ये भी, इसमें भी आप लिख देंगे। सबसे पहले संकटापन स्पीसीज की डेफिनेशन लिखेंगे, वे जंतु जिनकी संख्या निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे कभी भी विलुप्त हो सकते हैं। कौन से जंतु साथियों, जिनकी संख्या निर्धारित स्तर से क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है और कभी भी विलुप्त हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संकटापन स्पीसीज कहते हैं। और साथियों ऐसी स्पीसीज या जंतु जो कभी पृथ्वी पर पाई जाती थी और वर्तमान में पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी है, यानी विलुप्त स्पीसीज कहलाती है। ठीक है, जो होने वाली है वो तो क्या है, संकटापन है, और जो हो चुकी है वो क्या है, विलुप्त है। ठीक है, सिंपल सा आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है खाद और उर्वरक में दो अंतर लिखिए। तो साथियों आप इसमें लिख देंगे खाद एक प्राकृतिक सामग्री है जो पौधे और पशु अपशिष्ट को छीन कर प्राप्त करती है, जो मिट्टी पर अपनी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए लागू हो सकती है। ठीक है, और उर्वरक में लिख देंगे साथियों, उर्वरक मानव निर्मित या प्राकृतिक पदार्थ है जिसे मिट्टी में अपनी उर्वरता में सुधार और उत्पादकता में वृद्धि के लिए जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। एक दो बार पढ़े, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, वो बोल रहा है नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशों की प्रबलता को दर्शाती है। तो साथियों आप इसमें लिख देंगे ये पैरासूट, रस्सी, मोजे, ब्रश, पर्दे आदि। दो ही पूछे साथियों, मैंने आपको 4 बता दिया, आप कोई सा भी लिख सकते हैं, पैरासूट, रस्सी, मोजे, ब्रश, पर्दे आदि। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है वनस्पति जात एवं प्राणी जात में अंतर बताइए। तो साथ ही इसमें आप सिंपल सा लिख देंगे किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे वनस्पति जात कहलाते हैं और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल है ना, दोनों की एक जैसी है, बस पेड़ पौधे और जीव जंतु का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो साथियों खरपतवार क्या है, आपको पता होगा कि फसल के साथ जो अवांछित पौधे उग जाते हैं जो कि क्या होते हैं, अनुपयुक्त होते हैं, वो खरपतवार कहलाते हैं। और उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं साथियों, तो क्या करेंगे हम, उन्हें निराई द्वारा
अलग कर देंगे, या तो उन्हें निराई द्वारा क्या कर देंगे, हटा देंगे, या फिर रसायनों द्वारा क्या कर देंगे, खरपतवारनाशी का प्रयोग करेंगे। ओके, तो आप ये मैंने बता दिया है, आप लिख लीजिएगा साथियों। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक के मध्य क्या अंतर है। तो साथियों आपको पता होगा थर्मोप्लास्टिक तो क्या होती है, जो गर्म करने पर आसानी से क्या होती है, पिघल जाती है, और थर्मोसेटिंग क्या होती है साथियों, जो आसानी से नहीं पिघलती है। ठीक है, इतना याद रखना है, अंतर हो जाएगा खुद ब खुद। इसके बाद अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखनी है, जो कि क्या होती है, इसमें क्या होता है साथियों, एकल जीव विभाजित होकर या टूटकर क्या करता है, अपने समान संतति उत्पन्न करता है। और इसकी विधिया साथियों आप लिख देंगे मुकुलन, खंडन, है ना, ये इसकी विधिया हो जाएगी। फिर सीएनजी एलपीजी में ईंधन के रूप में उपयोग आप बता देंगे, सूक्ष्म जीवों में होने वाली हानि लिख देंगे साथियों। इस प्रकार छोटे छोटे आपके क्वेश्चन रह गए थोड़े बहुत, ठीक है ना, और सारा पेपर मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नीचे के सवालों को जवाब चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर दें। ठीक है साथियों, ये पेपर आपको कैसे मिलेगा मैं बता दूं, तो जैसे ही आप हमारे डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे, वहां पर साथियों आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, उस पर आपको क्लिक करना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट ही एंटर हो जाएंगे। वो व्हाट्सएप ग्रुप साथियों आपके लिए, उसमें हम पढ़ाई से संबंधित सामग्री भेजते रहते हैं, जिसमें आपके पीडीएफ हो गए, पेपर हो गए, या आपके नोट्स हो गए, सभी आपको वहां पर मिल जाते हैं। इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको ये पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो साथियों आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दे, और सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस भी कर दे, ताकि साथियों जो भी हमारा वीडियो आए और भी हम आपके लिए पेपर का वीडियो जल्द लाएंगे, इसलिए आपको वह समय पे मिल सके, इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।